नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। बड़ी अजीब बात है, हम अपने आप को तीसरी इकोनॉमी, चौथी इकोनॉमी कहते थे, वो अभी छठवीं हो गई, बात अलग है। हमारे प्रधानमंत्री को तो लोग युग पुरुष और क्या-क्या ना, अविनाशी से लेके नॉन बायोलॉजिकल से लेके विश्व गुरु मानते हैं। और हर जगह हमारी गोदी मीडिया एक ही रहता है कि भारत का डंका बज रहा है, भारत का डंका बज रहा है। लेकिन बाहर जाके हम चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा किया, तो हम चीन में जाके नहीं बोल सकते कि आपने कब्ज़ा क्यों किया? हम इशारों-इशारों में कहते हैं। हम जब ऑपरेशन सिंदूर में जीत रहे थे, तो अमेरिका के आँखें दिखाने पे चुपचाप वापस आ सकते हैं। कई जगह पे हम मार खाते हैं और अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि नेपाल जैसा छोटा देश भी, उसका विदेश मंत्री आके हमारे धरती पर हमें ही हमारी गलतियाँ दिखाता है और वो भी जयशंकर और डोभाल के सामने। नेपाल ने मोदी की ठोल फाड़ दी और भारत के अपमान पर 56 इंची सीना चुप है। वो दिल्ली में बैठकर बता रहा है कि भारत ने हमारी ज़मीन हड़पी है। इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक बात हो सकती है? काला पानी लिपुलेख का ज़िक्र नेपाल के विदेश मंत्री ने दिल्ली में बैठकर भारत की ज़मीं को बताया अपना। मानसरोवर यात्रा पे भी कही थी बड़ी बात। नेपाल के विदेश मंत्री ने दिल्ली में बैठकर भारत की ज़मीन पर अपना दावा ठोक दिया है। उन्होंने कहा कि नेपाल लंबे समय से कहता आ रहा है कि काला पानी और लिपुलेख हमारी ज़मीन हमारी है और नेपाल की सहमति बिना दोनों देश अकेले या समझौता नहीं किया जाना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मानसरोवर यात्रा का भी ज़िक्र किया। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल भारत के दौरे पर है। यहाँ उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजित डोभाल से मुलाकात की। हालांकि इन मुलाकातों के बीच खन्ना ने ऐसी बात कही दी जो भारत की विदेश नीति के लिहाज से ठीक नहीं है। जब उनसे कैलाश मानसरोवर को लेकर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत की जमीन यानी काला पानी और लिपुलेख को नेपाल का बता दिया। शिशिर खन्ना ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा कई अलग अलग बॉर्डर पॉइंट से होती है। बहुत से लोग नेपाल के रास्ते यात्रा करते हैं। हमारी चिंता काला पानी और लिपुलेख इलाके से जुड़ी भारत और चीन के बीच समझौतों को लेकर है। हम लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि यह जमीन हमारी है और नेपाल की सहमति के बिना दोनों देश अकेले या समझौता नहीं कर सकते। हम दोनों देशों को डिप्लोमेटिक नोट समेत अपनी बातचीत के जरिए ये बहुत बार साफ तौर पर बता चुके हैं। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा कि जब हम खुले दिल, समझदारी और आपसी सम्मान के साथ बैठते हैं, तो कोई भी समस्या बहुत जटिल नहीं होती और कोई भी सीमा बहुत जटिल नहीं होती। आइए हम ऐसी साझेदारी बनाएं जो अतीत की चिंताओं से बंधी ना हो, बल्कि हमारे साझा भविष्य की बड़ी उम्मीदों को और बेहतर संभावितता से प्रेरित करे। शिशिर खनाल ने नेपाल के जेनजी आंदोलन पर भी बात की। उन्होंने कहा कि सितंबर में एक आंदोलन हुआ, उस राजनीतिक बदलाव की वजह से ही हम सत्ता में आए। हालाँकि उन्होंने कहा कि भारत में जो हो रहा है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं नेपाल और नेपाल-भारत संबंधों के बारे में ही ज़्यादा बोलना पसंद करूँगा। अग्निवीर योजना पर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि यह भर्ती त्रिपक्षीय समझौते के ज़रिए की जाती है। हालिया बातचीत में हम उन चर्चाओं में नहीं गए हैं, जब भारत सरकार को लगता है कि हम यह ज़रूरी है, तो किसी भी अन्य मुद्दे की तरह हम टेबल पर बैठकर इस मुद्दे को उठाने में खुश हैं। खन्ना ने आगे कहा कि जब हम सीमा पार देखते हैं, तो हम एक उभरा हुआ भारत देखते हैं। एक ऐसी भारत जिसने वैश्विक मंच पर एक गतिशील तेजी से बढ़ती तकनीकी और आर्थिक शक्ति के रूप में खुद को मौलिक और खूबसूरती से फिर से परिभाषित किया। हम गहन आकांक्षा, अत्याधुनिक तकनीक और निरंतर क्रियान्वयन वाले इस भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। बदले में हम महत्वाकांक्षी नेपाल की ऊर्जा लेके आते हैं। हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी कागज पर किए गए पुराने वादे और जमीन पर दी गई भौतिक वास्तविकता के बीच में अंतर को कम करना है। अब इन्होंने जो काला पानी और रिपुलेख जो एरिया उनके बताए हैं, उसको लेकर काफ़ी दिनों से अ, लगातार ये झगड़ा चल रहा है। देखा जाए तो 35 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये और करीब-करीब समुद्री से सीमा से अपने समुद्री तह से 3600 से 5200 मीटर अल्टीट्यूड पे है। ये इंडिया, नेपाल और तिब्बत, ये 3
देशों की सीमाएँ यहाँ लगती है, जो तिब्बत अभी चाइना के प्रभुत्व में है, तो हम उसको चीन कह सकते हैं। पिथौरागढ़ के पूर्व उत्तराखंड में ये क्षेत्र है। नेपाल इसको दार्चुला जिले का सुदूर पश्चिम राज्य में दर्शाता है, वो अपनी ज़मीन मानता है। ये जो क्षेत्र है वो भारत के पास 1830 से है। 1830 में तो भारत पे अंग्रेज थे, तब तब से ये क्षेत्र भारत का हिस्सा रहा है। कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा करते हैं उनका बेस इसी जगह पे होता है। 1816 में एक ट्रीटी की गई थी, अ, सेगुली ट्रीटी के नाम से वो जानी जाती है। उस ट्रीटी में ये तय था कि काली नदी जो है, वो नेपाल और की बॉर्डर माना जाता था। अब काली नदी का उगम जहाँ से है, जो जिस झरने से काली नदी का, महाकाली नदी बोलते हैं उसको, नदी का झरने से जो उगम है, उस वो उगम अब भारत में है और इसीलिए वो पूरा क्षेत्र जो है काला पानी का, भारत अपना बताता है। जबकि नेपाल जो है, वो अलग मानता है। नेपाल ये कहता है कि लिम्पी धारा से काली नदी का उगम हो गया है और लिम्पी धारा ये नेपाल में है, इसलिए काला पानी क्षेत्र भी नेपाल का है। सारा खेल महानदी, काली महानदी का जो उगम क्षेत्र है, उसको जो उससे डिफरेंसेस है, उसको लेकर है और ये कई सालों से चल रहा है। ऐसा नहीं कि आज आज का ही ये डिफरेंस है, काफ़ी दिनों से। प्रश्न ये है कि नेपाल का विदेश मंत्री भारत में आके, ये भारत की आँखों में आँखें डाल के कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, जबकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटेन और चीन को भी बोला इसमें मध्यस्थता करें, तो सरकार ने, भारत सरकार ने दो टूक जवाब दिया कि इसमें मध्यस्थता नहीं हो सकती किसी और देश की। लेकिन लंका का कहना है कि ये जो बॉर्डर बनी है, ये बॉर्डर ही तब बनी थी। 1816 में एग्रीमेंट हुआ था, 1830 से कब्ज़ा है भारत का उस पे। तो ये ब्रिटिश इंडिया में बना था, इसलिए ब्रिटेन इसका एक भाग हो सकता है। दूसरा चाइना, जब हम मानसरोवर का एग्रीमेंट चाइना के साथ करते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये काला पानी बेस से जाता है। क्योंकि ये ज़मीन अभी विवादित है, तो कम से कम हमको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। एक तरफ वो भारत को मित्र भी मानते हैं, एक तरफ भारत को वो प्रगतिशील और बहुत अच्छी वो डिप्लोमैटिक भाषा जो उन्होंने यूज़ की, कि भारत एक सुंदर देश है, बहुत तरक्की कर रहा है और भारत ने नए-नए आयाम गाढ़े हैं। ये सारी बातें उन्होंने की और जेन ज़ी के आंदोलन पे चुप रह के उन्होंने और बता दिया कि वो बहुत वाक़ई अच्छी डिप्लोमेसी करते हैं। उन्होंने कहा कि आपका मतलब, उन्होंने कहा कि जहाँ हमारे यहाँ जहाँ तक है, जेन ज़ी के आंदोलन से ही हम सत्ता में आए हैं, आज मैं यहाँ हूँ तो उसी आंदोलन से हूँ। लेकिन आपके यहाँ के आंदोलन पे मैं नहीं बोलूँगा, वो भारत का आंतरिक मामला हो सकता है। मतलब इसीलिए नहीं बोला होगा। लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम सत्ता में आए इसलिए है कि जेन ज़ी आंदोलन हुआ। तो इनडायरेक्टली उन्होंने जेन ज़ी आंदोलन को सत्ता परिवर्तन का एक केंद्र भी बताया है। कुल मिलाकर आज जो नेपाल कर सकता है, वो भारत क्यों नहीं कर सकता? भारत आज भी लद्दाख में जो नो मैन्स लैंड थी, उसको चीन ने कब्ज़ा करके भारत की ज़मीन को नो मैन्स लैंड बताया। लद्दाख के गोचर की ज़मीन उन्होंने नो मैन्स लैंड में खींच ली और भारत देखता रह गया। वहाँ का सांसद लिखता है, भारत देखता रह गया। सोनम वांगचुक उसके लिए आंदोलन करते हैं, भारत देखता रह गया। भारत तक की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये तो अभी लेटेस्ट है और जब कुछ हो जाए, तो फिर नेहरू पे चले जाते हैं कि नेहरू के समय ऐसा हुआ था। लद्दाख वाला इश्यू तो अब है, अब का है। तो कहीं न कहीं ये भारत की विदेश नीति की कमज़ोरी दिखती है कि अब नेपाल भी आँखों में आँखें डाल के बोलने लगा है। एक सिरे से मुझे भारत की विदेश नीति पूर्ण रूप से डिरेल्ड होती चली है। डोवाल साहब जितनी हिंदी फ़िल्मों की स्क्रिप्ट का ढाँचा बना, मतलब सप्लाई करने में लगाते हैं, उससे ज़्यादा यदि उस नेपाल पे ज़्यादा ध्यान दें, नेपाल, चाइना अपने जो नेबर्स है, पड़ोसी है, उस पे ही ध्यान दें तो ज़्यादा देश का भला होगा। इसके बजाय हिंदी फ़िल्म वालों को ज्ञान देना कि कैसा पाकिस्तान में हमने ऑपरेशन करवाया, और इससे ज़्यादा जो ज़रूरी है उस पे ध्यान दें तो वाक़ई देश का भला होगा।
आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।